स्टूडेंट तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं बता दूं आप सभी को कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और ये बात तो आप भी जानते हैं। तो फिलहाल ये भी आप जान गए हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम आपका नजदीक है तो अब कम समय हमारे पास है। अब कम समय में हमें वही टॉपिक पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो पहले हमारी हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर के लिए ही आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण हम जीवन परिचय को जानने वाले हैं। महत्वपूर्ण जीवन परिचय को हम पहले तो देखेंगे, फिर महत्वपूर्ण हम कहानियां जानेंगे और फिर हम महत्वपूर्ण खंड काव्य को देखने वाले हैं। ये हर बार मैं कह सकता हूं ये फिक्स कुछ टॉपिक है जिसको आपको हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी पूछे जाएंगे, इसको तैयार करना है आपको। मैं बता दूं कि जीवन परिचय 10 नंबर का, साहित्यिक जीवन परिचय, कहानियां 5 नंबर और खंड काव्य 5 नंबर। टोटल मैं कह सकता हूं तो टोटल हमारे 20 नंबर का आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आपको पता होगा कि अंतिम प्रहार जो बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, इसका ये क्या है, इसका ये डे 2 है, ठीक है ना, इसका ये डे 2 है। अब पहली जो क्लास हुआ था इसमें महत्वपूर्ण हमने क्या कराया था, महत्वपूर्ण इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण आपके क्या हो गया भैया, इसमें महत्वपूर्ण हमने क्या क्या कराया था, महत्वपूर्ण हमने गद्यांश को करा दिए थे, महत्वपूर्ण हमने गद्यांश को कराए थे और दूसरा हमने महत्वपूर्ण पद्यांश को भी हमने करा दिए हैं। तो पहली क्लास में अगर फर्स्ट डे में अगर आपने ये महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश नहीं देखे हैं तो जाकर इन दोनों को जरूर देख लीजिएगा, मेरा ये सजेशन रहेगा। आज के इस वीडियो में ये डे 2 है, तो डे 2 में हम इन तीनों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं, फिर कहानी और खंड काव्य को जानेंगे। सुनने के लिए, इतना समझने के लिए बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। तो सबसे पहली बात, हमको आप सभी को पता होगा जीवन परिचय साहित्यिक परिचय मतलब दोनों एक साथ साहित्यिक जीवन परिचय कहकर पूछता है, तो वो हम जानते हैं इतनी बात। तो एक तो हमसे पूछा जाता है, एक तो लेखक का पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है कवि का। लेखक और कवि का हमें जीवन परिचय पूछा जाता है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो लेखक का जीवन परिचय है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो मैं कहूंगा ये तीनों सबसे पहले, अगर कुछ भी तैयार नहीं है तो कम से कम पहले ये तीनों तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ा और भी मेहनत करना चाहे तो आप रोजी सुंदर रेड्डी और कन्हैयालाल विश्व प्रभाकर का भी तैयार करेंगे। फिलहाल आपको ये तीनों फिक्स है, इन तीनों में से आपको हर बार मिलते ही हैं, मिल जाएंगे आपको भी इस बार भी, और इन तीनों को तैयार करना है। चलिए अब हम करा भी देते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि वहां तक हमने लेखक का जाना, अब यहाँ पे कवि का भी हमसे पूछा जाता है। तो कवि में आपको 3 में कहूंगा, आप सभी को सजेस्ट करूंगा ये तीनों कौन सा, तो जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। इन तीनों को तैयार करना है। अगर आपको समय मिले तो मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी का भी तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इतना जरूर कहूंगा, इन तीनों को सबसे पहले आपको तैयार करना है। चलिए, तो अभी हमने क्या जाना, लेखक का जीवन परिचय, फिर कवि का जीवन परिचय। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों को ये पहले से तैयार हो, बट मैं उनके लिए ही यही बात कहूंगा कि देखिए हम आपको जो देंगे ना वो सिंपल वे में प्रोवाइड करेंगे, और इसको 80 शब्दों में लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में कहता है, परंतु यहाँ पर हमने 120 वर्ड में आपको लिखकर दिखाया है, एक सिंपल वर्ड में हमने लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक आपको लिखना है। जैसे पहले लेखक का जान लेते हैं। तो लेखक क्या है, जीवन परिचय। क्या में लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 23 नवंबर 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम सुमित्रा देवी था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की और आगे की उच्च शिक्षा संस्कृत और हिंदी में की है, ठीक है ना। और इनका निधन जो है 19 मई 1989 मतलब 1979, ठीक है, 1979 ईस्वी को हुआ है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं जीवन परिचय आपको इतना लिखना है।
फिर आता है साहित्यिक परिचय, आप दूसरा हेडिंग डालेंगे। फिर एक सिस्टमैटिक आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक महान आलोचक, लेखक और संस्कृत विद्वान थे। ठीक है, फिर उन्होंने लिखेंगे इनके बाद कि उन्होंने भारतीय संस्कृत, समाज और साहित्य पर गहन अध्ययन किया। उनकी लेखनीय सरल, स्पष्ट और समाज संस्कृति के प्रति जागरूक थी। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार और मानव मूल्यों को बढ़ावा देने का माध्यम माना। फिर इन्होंने लिखा है कि उनकी प्रमुख रचनाएं आज भी विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आचार्य द्विवेदी का योगदान इतिहास, संस्कृत और साहित्य के अध्ययन में अमूल्य है। ठीक है ना, मतलब कोई भी मूल्य इसका नहीं है, मतलब इसका मूल्य नहीं लगा सकते, यही बात है, अमूल्य है। फिर क्या लिखा गया है कि उन्होंने भारतीय पुरातत्व ग्रंथों का संपादन भी किया और साहित्य आलोचना के क्षेत्र में नई दिशा दी। तो इतना आपको देखिए सिंपल में कहूंगा, आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है, जितना सिंपल हो सकता था उतना हमने किया। एक सिस्टमैटिक लिखते हैं टॉपर, तभी जाकर वो क्या बनते हैं, तभी जाकर कोई स्टूडेंट टॉपर बनते हैं। तो टॉपर बनने के लिए एक सबसे पहली बात है कि एक सिस्टमैटिक आपको लिखना है। सिस्टमैटिक मतलब जीवन परिचय आपने हेडिंग डाला, फिर आपने 4-5 लाइन जो भी है लिखे, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाले, फिर आपने अच्छे तरीके से लिखा, कहीं पर भी काट पीट नहीं करना है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है रचनाएं, और रचनाएं में इनका बता देना है, जैसे इनकी रचनाएं हैं भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचरितमानस की समीक्षा, संस्कृत और समाज, साहित्य और समाज। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो इतना ये सब लिख देंगे, आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। एक और बात मैं बताता हूँ, स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा, अगर आपने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखे यहां तक मतलब, और ये दो लाइन केवल नहीं लिखेंगे ना, तो इन 2 लाइनों के कारण ही आपको ओनली 3 नंबर मिल सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा 5 नंबर चाहिए ना, तो 5 नंबर के लिए आपको जरूरी है कि ये रचनाएं जरूर लिखें। ठीक है ना, तब जाकर आपको कितने नंबर मिलेंगे, तब जाकर आपको 5 नंबर हमारे मिलेंगे। मैं आशा करता हूं हमारे सभी स्टूडेंट समझ के होंगे। चलिए दोस्त, तो इसका सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और आवश्यक बातें भी बताते हैं आपको। ले लिए ना, अच्छी बात है। देखिए एक और बात मैं बता दूं आपको, हमने एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले लेखक है, इनका हमने करा दिए। अगर मैं पढ़ूंगा तो उससे समझ आएगा। जैसे दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल। अब मैं पढ़कर सुनाऊंगा, तो पढ़कर सुनाने से आपको याद तो होगा नहीं। आपको क्या करना है याद करने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा या हमारा टॉपर नोट्स ले लीजिएगा, उसमें उससे अच्छे तरीके से आपको बैठकर याद करना है। तो मैं चाहता हूं कि आपका समय बचे, इसलिए मैं कहूंगा इसको पढ़ने, जो हम पढ़ेंगे वही आप भी पढ़ेंगे, तो चुपचाप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय बचेगा आपका। ठीक है ना, तो बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। इतना ही लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है। 2 लेखक का हमने जीवन परिचय देख लिया। तीसरा हमारा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। बहुत मतलब स्पष्ट रूप से और सिंपल शब्दों का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। तो 3 सबसे पहले आपको तैयार करना है। अगर आपको समय बचे तो 2 और भी तैयार कर लीजिएगा। उससे पहले आपको ये चीजें दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैं इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डॉक्टर पूजी सुंदर रेड्डी जी का, ले लीजिए स्क्रीनशॉट में। एक और आप ले लीजिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, ले लिए। चलिए हमने क्या बताया अभी तक, हमने लेखक का हमने क्या बताया है, 5 जीवन परिचय हमने बता दिए, 5 साहित्यिक जीवन परिचय हमने बता दिए। ठीक है ना, देखिए आपको हमने सब स्क्रीनशॉट करा दिए हैं। आपको क्या करना है, केवल स्क्रीनशॉट लेकर अब नोट्स अपना खुद बनाना है और पढ़ाई करना है। ठीक है ना बाबू। चलिए अब मैं बता दूं, जैसे हमने लेखक का जाना ना, अब यहां से हमारा पहला फिर से स्टार्ट हो रहा है जयशंकर प्रसाद। अब यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, यहां से अब हमारा स्टार्ट हो रहा है कवि का।
और कवि का भी हम 5 जीवन परिचय देखने वाले हैं, जिसमें से 3 सबसे पहले आपको तैयार करना है। कौन कौन सा है तो पहले मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है जीवन परिचय में क्या लिखा है जी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1989 ईस्वी में हुआ है। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव और बाद में काशी तथा लखनऊ से प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक मतलब टीचर, शिक्षक और साहित्यकार के रूप में काम किए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, ठीक है, नाटककार और लेखक माने जाते हैं। इनका निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ। तो इतना आपको लिखना है जी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जीवन परिचय है। फिर अब आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय क्या है जी, साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कविता, नाटक और कहानी के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनके लेखन में राष्ट्रीय चेतना, संस्कृत और मानव मूल्यों का अद्वितीय संयोग मिलता है। उनकी भाषाएं सरल, स्पष्ट और भावपूर्ण तथा प्रभावशाली हैं। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार और शिक्षा के माध्यम माना है। उनकी रचनाएं आज भी विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और यहाँ पर प्रमुख इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो कम्बाइनी है, फिर यहाँ पर आता है कृष्णा की प्रतिमा है, फिर अयोध्याय है, फिर जयद्रथ वध है और नए गीत है। तो ये 5 हमने यहाँ पे इनकी रचनाएं हमने लिख दिए हैं। ये आपको सबसे पहला हमने कवि का पहला जीवन परिचय हमने यहाँ पे कराने का प्रयास किया है, जयशंकर प्रसाद। अब आपको क्या करना है, आपको चुपचाप, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको क्या करना है जी, आपको इसका कुछ नहीं करना है, आपको बस स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए। ले लिए, ठीक है जी। जैसे हमने कवि का पहला हमने जीवन परिचय देख लिया, ठीक इसी प्रकार और भी है, तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समय हमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा हमारा है सुमित्रानंद पंत का। ठीक है ना, सिंपल वर्ड में है, इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही याद करना है। ले लीजिए। अगला है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो 3 हमने कवि का जीवन परिचय तैयार करने को कह दिया है। ठीक है ना, तो इतना जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, ये कवि में आपको तैयार करना है। और 2 अगर आपको समय मिले तो ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। एक है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा अयोध्याय सिंह उपाध्याय हरियोत। चलिए अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या था, ये हमने 5 इंपॉर्टेंट कवि और लेखक का देख लिए। क्या हमने देखा है जी, हमने देखा सबसे पहली बात हम पढ़ रहे हैं, क्या है, हम पढ़ रहे हैं जीवन परिचय। हम क्या पढ़ रहे हैं, जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको 2 तरीके का पूछा जाता है। कौन कौन सा जी, तो एक है लेखक का और दूसरा हमारा है कवि का। ठीक है, यही ना 2 जगह से पूछा जाता है। इससे कितने नंबर का पूछा जाता है, तो 5 नंबर का पूछा जाता है। इससे कितने नंबर का, 5 नंबर का, तो 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें हमने कितने बताया, इसमें कहा कि हम 5 तो बताए हैं, पहले कहे हैं कि 3 आपको तैयार करना है। इसमें भी 5 हमने बताया है, बट हमने कहा है कि 3 पहले आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये सबका स्क्रीनशॉट आप ले लिए है ना, अच्छी बात है। इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब हम बढ़ेंगे कहानी की ओर। आपके किताब से मात्र 4 इंपॉर्टेंट आपकी कहानी है जिसको तैयार करना है। मतलब 3 भी अगर तैयार कर लेते हैं ना तो काम आपका चल जाएगा। पंचलाइट, बहादुर लाठी, ध्रुव यात्रा,
चलिए अगला हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक कहानी, महत्वपूर्ण कहानियों में से पहले हम कहानी पर डिस्कस करेंगे, पंचलाइट की कहानी। अब पंचलाइट की कहानी तो लगभग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आपको मैं थोड़ा सा सिंपल में समझा देना चाहता हूं। तो पंचलाइट है वो रेणु जी की अचलित कहानी है, मतलब रेणु जी द्वारा लिखी गई है। पंचलाइट में क्या है, बिहार के एक पिछड़े गांव के बारे में बताया गया है, जहां पर अधिकतर जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं। ठीक है, सीधी बात करेंगे हम। दूसरी बात, वो जो पंचलाइट मतलब हम लालटेन कहते थे पहले, आज से 20 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले चले जाए जब लाइट नहीं था, तो उस समय पर लालटेन रखकर हम पढ़ाई करते थे। तो लालटेन में क्या होता थी जी, लालटेन को वो लोग पंचलाइट कहते हैं और उसको वो लोग सम्मान की वस्तुएं समझते हैं। ठीक है, तो ये चीजें माना गया है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो वहां के सरपंच सभी लोग, रामनवमी का मेला लगा होता है, वहां पर जाते हैं, वहां से पंचलाइट खरीद कर अपने घर पर लाते हैं। अब उनको दिक्कत यह आती है कि जब लेकर तो चले आते हैं, बट किसी को जलाना नहीं आता था कि पंचलाइट को जलाएं कैसे। तो उसके बाद क्या होता है, गोधन नाम का युवा होता है, ठीक है, मुनरी होती है, गुलरी होती है, वो सब आपको आगे पता चलेगा। मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। यहां में अपने का लिखा है कि पंचलाइट रेणु जी की अचलित कहानी है। ठीक है, जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव महत्व टोले का जीवन चरित्र है। टोले के लोग सीधे साधे, ठीक है, और अधिकतर अशिक्षित है। टोले के जो लोग हैं अधिकतर सीधे साधे हैं और अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है। अगला लिखा गया है, रामनवमी के मेले में उन्होंने पेट्रोमैक्स मतलब जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, ठीक है ना, पेट्रोमैक्स खरीदा। यह उनके लिए गर्व और सम्मान की चीज बन गई। यह उनके लिए गर्व और सम्मान की चीज बन गई है। फिर यहाँ पे लिखा है, लेकिन समस्या यह थी कि टोले में कोई भी उसे जलाना नहीं जानता था। देखने के लिए सभी बच्चे, औरतें और बूढ़े उत्सुक थे, परंतु ज्ञान के अभाव में सब उलझ में पड़े थे। मतलब पंचलाइट खरीद को तो लेकर चले हैं, बट जलाना किसी को नहीं आता था। सभी लोग वेट कर रहे हैं, बूढ़ा है, बूढ़े व्यक्ति हैं या छोटा बच्चा है, बच्चियां हैं, वो सब वेट कर रहे हैं कि कोई तो जला दे, बट किसी को जलाने नहीं आता है। तो सभी उलझन में है, परेशान है जी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया, इसी टोले का एक युवा है गोधन। ठीक है, इसी टोले का एक युवा है गोधन। वह मुनरी गांव की एक लड़की से प्रेम करता है। वो किससे, तो वो एक गोधन जो है ना, वो गोधन जो है वो मुनरी, ठीक है ना, मुनरी उसकी गांव की एक लड़की है, उससे क्या करता है, वो प्रेम करता है। मुनरी की माँ जो है ना, वो गोधन को तुच्छ समझती है। मतलब मुनरी की जो माँ है ना, वो गोधन को तुच्छ समझती है कि ये बेकार है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसलिए उसे अपने घर के सामने तक आने से रोकती है। इसलिए उसको घर के सामने भी आने से रोकती हैं कि ये फालतू फंड का आता है। सलीमा का ये जो गोधन है ना लड़का, ये मुंदरी से प्रेम करता है। अब प्रेम करता है तो क्या करता है, वो उसके मुंदरी के घर से जब निकलता था ना, तो सलीमा का गाना गाते हुए निकलता था। अब उसकी माँ चिढ़ती थी कि ये क्यों सलीमा का गाना गा रहा है, इधर उधर की क्यों गा रहा है, और दिन भर इसी रोड से आता जाता रहता है। तो इसलिए वो गुस्सा रहती है, ठीक है ना, मुंदरी की जो माँ है गोधन से। उसके बाद क्या होता है, फिर से यहाँ पे हमने लिखा है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है, फिर भी जब पंचलाइट जलाने की समस्या आती है तो अंततः गोधन को बुलाया जाता है। गोधन न केवल पंचलाइट जला देता है बल्कि सबको खुश कर देता है। गोधन पंचलाइट भी जलाता है और सबको खुश भी कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लिखा गया है कि मुनरी की माँ भी उसकी कला से प्रभावित होकर गोधन को अपने घर के भोजन पर बुलाती है। देख लीजिए, ये इसलिए कहते हैं काबिल बनिए दोस्त, काबिल नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, जो मुनरी की माँ है, जो गोधन को देखना भी नहीं चाहती थी, वो
जब गोधन एक लायक हो गया, उनको लगने लगा कि हाँ गोधन एक अच्छा लड़का है, गोधन को देखिए इसकी कला था, कला दिखाया गोधन ने और पंच लाइट को जला दिया, तो खुद गोधन को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाती हैं। जो मुंदई की माँ है ना, वो गोधन को घर पर भोजन के लिए बुलाती है कि आओ बेटा घर पर हमारे भोजन करो। कितनी बड़ी बात है। पूरा टोला खुश, पूरा टोला खुशी से झूम उठता है, लोग भजन कीर्तन करते हैं और पंच लाइट की रोशनी में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। फिर इस कहानी का अब सारांश क्या है दोस्त? तो यहाँ पर लिखा है कहानी हमें यह सिखाती है कि गांव के सरल और अनपढ़ लोग भी सामूहिक रूप से खुशियां मनाते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि असली सम्मान उसी को मिलता है जो समाज के काम आता है। मतलब इससे ये भी हमें सीख मिलती है कि असली सम्मान जो होता है वो उसी को मिलता है जो समाज के काम आता है। जो समाज के काम नहीं आएगा, जो लोगों का काम नहीं आएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये बात है जी। तो ये था हमारा पंच लाइट की कहानी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ है जी, आप पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पढ़ना है, केवल पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। ज्यादा हम कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं कहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बात है। चलिए दूसरा हमारा आता है, दूसरा है हमारा लाठी। अब लाठी की क्या है जी? अब लाठी जो है ना, लाठी में देखिए, लाठी की कहानी को अब मैं पूरी तरीके से पढ़कर सुनाऊंगा, टाइम लगेगा। सीधी बात करूंगा कि हमने यहाँ पर लाठी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हमने लिखा हुआ है। इसको केवल स्क्रीनशॉट आपको लेना है, बट स्क्रीनशॉट तो लेंगे, बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। तो इसलिए मैं एक बार कहानी को अपने शब्दों में बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है कप्तान जोशी। कप्तान जोशी है, और कप्तान जोशी जो है वो आर्मी में क्या है, वो कप्तान रहते हैं, आर्मी में उनका नौकरी रहता है। और कप्तान जोशी की जो शादी होता है वो बानो नाम की एक लड़की से हो जाता है, ठीक है ना। कप्तान जोशी है, उनकी शादी बानो नाम की एक लड़की से हो जाता है। और जब शादी हो जाते हैं तो बानो को अपने घर पर लाते हैं। लगभग घर पर लाने के बाद 1-2 दिन तक घर पर रहते हैं। उसके बाद उनको फायरिंग का मतलब क्या हो जाता है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो उनको अपने घर से जाना पड़ता है युद्ध लड़ने के लिए। तो वो अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर वो चले जाते हैं। अब जैसे ही घर से वो चले जाते हैं तो उनकी माँ है, उनकी बहन है, वो सब बानो जो लड़की है ना उस पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, ताना देते हैं, ठीक है। क्योंकि बानो की तबीयत जो होती है वो धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है। उसकी तबीयत खराब थी, काम नहीं कर पाती थी अच्छे तरीके से, उसकी वजह से भी गाली गलौज सुनने को मिलता था। तो कुल मिला जुलाकर ये होता है कि बानो की तबीयत और भी बेकार हो जाती है, और भी खराब हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, जो कप्तान जोशी है ना, उनकी जो माता है, उनकी जो सिस्टर है, वो सभी बानो को ना एक अस्पताल में छोड़ देती हैं इसी तरीके से, ठीक है, कि वही अस्पताल में रहे, डॉक्टर सब देखेंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है, छोड़ देते हैं। जब कप्तान जोशी छुट्टियों पर अपने घर आते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरी जो पत्नी है बानो, उसकी तबीयत खराब है, उसको घर पे नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो वो जाते हैं कप्तान जोशी अपने बानो से मिलने के लिए। वहां पर जाकर देखते हैं तो बानो पूरी तरीके से, उसकी तबीयत खराब है, वो पूरी तरीके से सूख गई है। सूखने का मतलब है दुबली पतली हो गई है, उसकी जो पूरा चेहरा है ना वो पीला पड़ गया है, ठीक है। तो वो देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। पर कप्तान जोशी करे तो क्या करे, तो कप्तान जोशी उनकी सेवा में लग जाते हैं, बानो का पूरा देखभाल सब करते हैं। बट अंततः वो बानो जो है वो ठीक नहीं हो पा रही होती है। तो उसके कारण बानो सोचती है कि मेरे वजह से मेरे पति को कष्ट हो रहा है। तो बानो क्या करती हैं, वो एक नदी होता है, उस नदी में डूबकर मरना चाहती हैं कि मैं मर जाऊंगी तो कम से कम मेरा पति तो खुश रहेगा ना, कुछ दिन तक दुख रहेगा, फिर तकलीफ तो नहीं होगी ना, मुझको लेकर घूम रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा।
तो उसलिए बानो डूबकर मरना चाहती हैं, पर वो मरती नहीं है। वो बानो जो है ना नदी में बहते हुए आगे निकल जाती हैं। ठीक है। और कप्तान जोशी को बाद में पता चलता है कि लगता है मेरी पत्नी है वो डूबकर मर गई, ऐसा उनको अनुभव होता है। तो कुछ साल बीतने के बाद, 2-3 साल बीतने के बाद बानो डूबकर कहीं चली जाती है, बानो वहीं पर रहती हैं। कप्तान जोशी 2-3 साल के बाद कप्तान जोशी दूसरी शादी कर लेते हैं। और दूसरी शादी करके जब वो जाते हैं, घूमते हैं, घूमने के लिए किसी मंदिर पर जाते हैं ना बहुत दूर, तो उनको वहां पर देखते हैं कप्तान जोशी, वो अपनी पत्नी को देखते हैं, पत्नी जो बानो है उनको देखते हैं। देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे मेरी पत्नी, जो पहली पत्नी बानो है, ये तो ठीक है। वहां पे वो देखते हैं मेरी पत्नी जो बानो है वो पागल के रूप हो गई है, पागल हो गई है। तो कप्तान जोशी देखते हैं, परंतु वहां पे उसको अब मतलब वापस तो आ नहीं सकते क्योंकि इनकी भी शादी हो गई है, तो उसके वजह से उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो चले आते हैं कप्तान जोशी। तो यही सब कहानी का यही सारांश है जी। तो इसको जब पढ़ेंगे ना तो आपको और भी समझ में आएगा। ये बहुत ही कष्टदायी, मैं कहूंगा ना, ये कष्ट वाली कहानी है। अगर दिल से आप समझेंगे, सोचेंगे ना, तो बहुत कष्टदायी है। तो एक बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए ना? कुछ और भी इसमें है, इसका भी ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? तो कहानी यह संदेश देती है कि जीवन की परिस्थितियां, रोग और समय कैसे मनुष्य के संबंधों और प्रेमों को बदल देता है। समझ रहे हैं? लाठी यहाँ सहारे और जीवन की मजबूरियों का प्रतीक है। मतलब समझ रहे हैं कि कहानी यह संदेश देती है कि जीवन की परिस्थितियां ऐसी कभी कभी आती हैं, रोग ऐसा आ जाता है, समय ऐसा आ जाता है कि मनुष्यों को जो संबंध और प्रेम है ना वो बदल देता है। अभी आपने सुना होगा, अभी हम लोग के पास एक बहुत भयानक बीमारी आया था, जो रोग आया था, जो है कोरोना वायरस जो आया था। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, व्यक्ति जो सगा संबंधी है ना, वो अगर किसी को कोरोना हो जा रहा था तो बहुत दूर भागता था, हट जाते थे। क्यों? तो वही बात है, यहाँ पे क्या बताया गया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां, रोग या समय हो जाता है कि कैसे मनुष्य के संबंध और प्रेम को बदल देता है। माँ भाई से दूर रह रही है, भाई बहन से दूर रह रहा है, माँ बेटे से दूर रह रहे हैं। तो इस तरीके को देखने को मिला, बहुत देखने को मिला इस तरीके से। तो यही बात है दोस्त, तो यही बात है, अगर आप पढ़ेंगे कहानी तो समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए ना? तीसरी कहानी पर बढ़ते हैं, जो है हमारा बहादुर। बहादुर क्या है जी? बहादुर एक लड़का का नाम है, जो एक नेपाली लड़का है। जो एक नेपाली लड़का है, वो उसकी जो नेपाली जो लड़का है बहादुर, इसकी जो क्या है हम कह सकते हैं, मतलब इसकी माँ थी, ठीक है ना, पराई माँ नहीं थी। ठीक है, तो वो दूसरी माँ थी, बहादुर की वास्तविक जो माँ थी वो गुजर गई थी। तो उनके पिता ने दूसरी शादी कर लिया, तो बहादुर की सौतेली माँ हम कह सकते हैं। तो बहादुर जो था वो एक नेपाली लड़का है, उसकी सौतेली माँ उसको मारती थी, पीटती थी, गाली गलौज करती थी। तो बहादुर ना खीस में आकर, गुस्सा में आकर अपने घर को छोड़कर भाग आया होता है। तो वहां पर बहादुर को मुलाकात किससे होती है? अमरकांत जी से होती है। अमरकांत जी कौन है? इस कहानी के लेखक हैं। तो अमरकांत जी जो है ना, वो बहादुर को अपने घर पर नौकर बनाकर रख लेते हैं। अब बहादुर जब नौकर बनाकर रख लेते हैं तो बहादुर से घर के सभी कार्यों को कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। शुरुआत में अमरकांत जी जो है और इनकी वाइफ है और इनकी जो बेटे हैं, इनका जो बेटा है, वो सब बहादुर से पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता है तो बहादुर से कठोरता बरतने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर मारने पीटने लगते हैं, गाली गलौज सुनाने लगते हैं। अब क्या होता है, इस तरीके से बहादुर फिर से सहता है। ठीक है, यही बहादुर जो अपने घर पर था तो भी उसको गाली गलौज सुनने को मिलता था। अमरकांत जी के घर पर नौकर बनकर रहा, तभी भी गाली गलौज सुनने को मिलता है। फिर भी बहादुर चुपचाप शांति से काम अपना करता है, ईमानदारी के साथ। एक समय क्या होता है, अमरकांत जी के घर पर कुछ मेहमान आते हैं, उनके कुछ रुपए खो जाते हैं।
तो खोग जाते हैं ना, तो उसका जो दोष लगाते हैं अमरकांत जी की पत्नी और जो लड़का है, वो सब कहते हैं कि बहादुर ने ही पैसों को चोरी किया है। अब बहादुर ने तो पैसे नहीं लिए थे, तो बहादुर को चोरी का इल्जाम लगाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो बहादुर रात में बहुत रोता है और रोता रोता रहता है। फिर जब 2 बजते हैं तो 2 बजे वो अपने जो घर है, अमरकांत जी का घर है, उसको छोड़कर चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है, चला जाता है छोड़कर। जब सुबह होती है तो सब अमरकांत जी सब देखते हैं तो बहादुर नहीं होता है। सब परेशान होते हैं कि बहादुर कहाँ है। फिर 1-2 दिन बाद उसको जो अमरकांत जी के जो मेहमानों का खोया हुआ पैसा था वो मिलता है वहां पे। ठीक है, तो अमरकांत जी उनके घर परिवार को सॉरी माफी चाहूंगा मैं, सॉरी। चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे हम यही बात बता रहे थे कि बहादुर जो है वो घर छोड़कर चला जाता है, तो उस समय पर जो पैसे खो गए थे वो घर में ही मिल जाते हैं अमरकांत जी को। फिर उन सभी को एहसास होता है कि बहादुर ने चोरी नहीं किया था, वो सही कह रहा था। तो उनको ना अपनी गलतियों का एहसास होता है, अमरकांत जी और उनके घर परिवार के सभी लोगों का। और उनको अब काम करने से दिक्कत आती है, काम करने का वो आलसी बन गए थे क्योंकि सब काम बहादुर से कराते हैं। तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कैसे बहादुर को मारा पीटा था, गाली गलौज कर देते थे, छोटी छोटी बातों पर उसको डांटने लगते थे। तो बाद में एहसास होता है, परंतु एहसास होकर भी क्या फायदा, बहादुर जो था वो तो अब घर छोड़कर चला गया था ना। तो यही इस कहानी में बताया गया है। तो इसको भी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना ही केवल लिखना है। ले लिए ना। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, दूसरे के साथ मानवता सम्मान का व्यवहार करना चाहिए क्योंकि अपमानित व्यक्ति कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है ना, अपमानित जो व्यक्ति है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये 3 हमने कहानियां बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको समय हो तो आप अदर भी, मतलब मैं कहूंगा ना, ये 3 ही आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको पूरी किताब की हमने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट कहानियों को आपको तैयार करना है। कौन कौन सी कहानी हमने बता दिया, तो सबसे पहला हमने बताया है जो है पंच लाइट। ठीक है, पंच लाइट आपको कहा है हमने। दूसरा हमारा कह दिया है हमने लाठी, और तीसरा हमने कह दिया है बहादुर। अगला, अगर आप 3 पहले तो ये तीनों तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको और भी याद करना है तो एक और आप याद कर लीजिएगा, ध्रुव यात्रा। क्या याद करना है आपको, ध्रुव यात्रा। बशर्ते मैं कहूंगा कि ये अगर तीनों आप तैयार कर लेते हैं ना, ये अगर तीनों आप तैयार कर लेते हैं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहां से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, कहानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है जी। अब हम आ जा रहे हैं अपना खंड काव्य पर। अब यहां से अब हम देखने वाले हैं खंड काव्य। ठीक है, अब खंड काव्य पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे कि देखिए खंड काव्य कैसे पूछता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे कि मैं यूपी बोर्ड के लिए हिंदी का स्टडी हम इस चैनल पे करा रहे हैं। तो हम है देवरिया से, देवरिया जो गोरखपुर के पास है जी, तो देवरिया से है। देवरिया में क्या पूछा जाता है, रश्मि रथी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार हर जिले के लिए अलग अलग है। अब आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वो आप पता कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला हमारा खंड काव्य है मुक्ति यज्ञ, किस जिले में पूछा जाता है वो आप क्लियर कर लीजिएगा। मुक्ति यज्ञ कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए। कितना, 80 शब्दों में मुक्ति यज्ञ का कथा वस्तु का लिखना है। तो यहाँ पे आपको हमने दे दिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें नहीं है दोस्त, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
किसी किसी में हो सकता है मुक्ति यज्ञ नहीं पूछा जा रहा होगा। तो दूसरा हमने यहाँ पे खंड काव्य लेकर आ चुके हैं जो है सत्य की जीत। सत्य का जीत भी खंड काव्य पूछा जाता है, 80 शब्दों में ही लिखना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया गया है द्वारिका प्रसाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ेंगे सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे युधिष्ठिर, द्रौपदी ये सब के बारे में बताया गया है। चलिए तो ये हमारा सत्य की जीत है। तीसरा, किसी में सत्य की जीत ना पूछकर रश्मि रथी पूछा जाता है, जैसे कि देवरिया में पूछा जाता है। तो देवरिया के लिए स्टूडेंटों के लिए रश्मि रथी तैयार करना है, एक बार पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ना इसमें क्या है, इसमें कर्ण का चरित्र चित्रण के बारे में बताया गया है कि कर्ण जो कुंती माता है वो कर्ण को क्या होता है गंगा की नदी में क्या होती है ढहा देती है, छोड़ देती है। तो कर्ण को सूद पुत्र के नाम से जाना लगता है। कर्ण बहुत ही मतलब कष्टों से वो पले होते हैं, उनको हमेशा अत्याचार सहना पड़ता है। तो ये चीजें हैं जी। अगला आता है लोक आलोक कृति, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना आपने जान लिया, इसको भी पढ़ेंगे याद हो जाएगा आपको। अगला हमारा आता है पांचवा जो है त्यागपति। त्यागपति बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना ही लिखना है। इसमें हर्षवर्धन के बारे में पूरा चरित्र चित्रण बताया गया है, ठीक है ना। तो इतना आपको तैयार इसमें करना है। देखिए हमने खंड काव्य को आपको पढ़कर सुनाए नहीं, मैं मानता हूं उस बात को। क्यों नहीं सुनाए दोस्त? क्योंकि मैं पढ़कर भी सुनाऊंगा ना, वही बात है, केवल समय जाएगा। हिंदी आप अब क्लास 12 के स्टूडेंट है, इतना तो आप सब जानते ही हैं। तो आपको केवल क्या करना है, इसको याद करना है। कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, सिंपल वे में प्रोवाइड कर दिया है। इसमें कुछ भी आपको समझने वाला नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, अपने लिखते हुए चलिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि खंड काव्य भी तैयार हो गया होगा, इतना ही आपको लिखना है। चलिए दोस्त, तो आज हमारा ये अंतिम प्रहार का डे 2 था। हम बता दें आपको, देखिए जो स्टूडेंट अभी तक अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे, अभी हम हिंदी और इंग्लिश की बेहतर तरीके से तैयारी करने में हम जुट गए हैं। हमने कहा है कि 5 दिनों में हम आपकी हिंदी की तैयारी कराएंगे। तो हिंदी में हम क्या करा दिए, डे 1 में हमने क्या कराया है, जो डे हमारा 1 था, डे 1 में हमने क्या कराया है, गद्यांश को कराया है और प्लस पद्यांश को। डे 1 में हमने पूरी किताब के गद्यांश पद्यांश को करा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। अगला आता है हमारा डे 2। अब डे जो 2 है, डे 2 में आपने अभी हमने क्या, डे 2 आज का इस वीडियो में हमने क्या जाना, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है क्या क्या हमने जाना है जी, जीवन परिचय हमने जाना है, फिर कहानियां हमने जाना है, फिर हमने खंड काव्य जाना है, खंड काव्य हमने जाना है। तो ये हमने डे 2 में जाना। फिर हमारा आता है डे 3। फिर अगला हमारा आता है डे 3। अब डे 3 में हम क्या जाने हैं, तो डे 3 में अब आगे आपको मिलने वाला है संस्कृत गद्यांश, श्लोक, संस्कृत गद्यांश मिलने वाला है, श्लोक मिलने वाला है। तो ये आपको डे 3 पर मिलेगा। तो अगर आप कमेंट करते हैं डे 3, अगर आप चाहते हैं तो कल की ये वीडियो में ये भी हम करा दें, जिसमें 7 नंबर का ये पूछा जाता है और 7 ही नंबर का ये पूछा जाता है। तो आपको अगर 14 नंबर का ये भी अगर आपको तैयार करना है तो कमेंट कर दीजिएगा कि डे 3 का वीडियो लाइए, तो मैं जरूर लाऊंगा। पहले जो वीडियो है इसमें 20 नंबर का क्लियर कराया था, दूसरा हमारा ये आज की इस वीडियो में 20 नंबर का, और कल का अगर तैयार कर लेते हैं तो 14 नंबर, तो 20, 20, 40 और 14, 54 नंबर 3 वीडियो से ही आपको तैयार हो जाएगा। आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो 90, 95 तो आपको बिल्कुल आ जाएंगे। तो कंसिस्टेंट आप जुड़े हुए हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखें, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं इतना जरूर कहूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल बने होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।